सभी मित्रों को नमस्कार। महेश सकरवार आगरा से। आज मैं अपनी कुछ लोक कथाओं का पाठन कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आरणी साहित्य समूह की अध्यक्ष हैं श्रीमती डॉक्टर मीनू पांडे जी का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्हीं के प्रयास से मैं आज आप सभी के सम्मुख लोक कथा का पाठ कर पा रहा हूँ। उन्होंने हम जैसे छोटे कथाकारों को, साहित्यकारों को अपनी कविता, कहानी के लिए एक मंच प्रदान किया है। इसके लिए वो वाकई प्रशंसा की पात्र हैं। आभार उनका, धन्यवाद और उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपनी लोक कथा प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले विनिमय है। इस लोक कथा का शीर्षक विनिमय। एक मोटा व्यक्ति ने बाहर निकले हुए पेट को यत्नपूर्वक संभालते हुए 3 मंजिला भवन की दूसरी मंजिल की बालकनी में धीरे धीरे टहल रहा था। वह अपने मोटापे और बड़े पेट से व्यथित है। उसकी चाल और चेहरे के भाव से यह स्पष्ट अनुभव किया जा सकता था। तभी उसकी दृष्टि गली में गुजरते हुए उस व्यक्ति पर पड़ी जिसका पेट और मुंह अंदर की ओर धंसे हुए थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जन्म का भूखा हो। मोटे व्यक्ति ने उस छीड़काए व्यक्ति को अपने क्षीण स्वर में पुकारा, ए सुनो, ठहरो, तनिक मेरी बात सुनो तो। कई बार पुकारा पर उसने सुना नहीं या जानबूझकर कोई उत्तर नहीं देना चाहा। वह थोड़ा आगे बढ़ गया तो मोटे ने पुनः जोर लगाकर पुकारा, अरे भैया सुनो। शायद भैया की पुकार पर वह रुक गया और अपनी गर्दन उस ओर घुमाई जिस ओर से पुकार आई थी। जी कहिए सेठ जी, क्या मुझे पुकारा है? हाँ हाँ, मैं तुम्हें ही पुकार रहा था। जी बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? मोटे ने आतुर होकर पूछा। आप काम बताइए, सहज उत्तर दिया उसने। तुम देखते हो मेरा पेट कितना बाहर निकल रहा है और तुम्हारा जैसे पेट है ही नहीं। नहीं, क्या तुम मेरा पेट लेकर अपना पेट मुझे दे सकते हो? मैं इस पेट से बहुत परेशान हूँ। मोटा बात पूरी करते हुए हाँफने लगा। दुबला व्यक्ति हंसा, फिर बोला, अपने पेट से तो मैं भी बहुत परेशान हूँ, फिर भी मैं इसे दूंगा नहीं। हाँ, आप चाहो तो अपने पेट का बढ़ा हुआ हिस्सा, जो वास्तव में मेरे पेट का ही भाग है, इसे मुझे वापस देकर बराबर कर सकते हो। हाँ हाँ, ले लो, कर लो बराबर। मोटा उतावला होने लगा। शायद उसने दुबले की बात अच्छी तरह सुनी ही नहीं थी। उसके लिए आपको नीचे उतरकर पहली मंजिल तक आना होगा और मुझे ऊपर उठाकर पहली मंजिल तक ले जाकर अपने पास बराबरी पर लाना होगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं भैया? राही के अधरों पर पक्र मुस्कान फैल गई। मोटा कुछ पल उसकी बात का मर्म समझने के लिए रुका और फिर निःशब्द कमरे में प्रविष्ट हो गया। उसने किवाड़ बंद कर ली, जो आज तक बंद है। यह मेरी पहली लोक कथा। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। दूसरी लोक कथा है जो कि आसपास के परिवेश से ही जनित है। शीर्षक है भूख। ट्रेन बहुत देर तक एक स्टेशन पर रुकी हुई थी। प्राय जैसा कि होता है, कई यात्री ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकने का कारण जानने के लिए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वह भी उत्सुकतावश उतरकर
चहलकदमी करने लगे। कुछ ही देर बाद वह सुपूर्त नेत्रों से ट्रेन में अपनी सीट पर आकर बैठ गए। पत्नी घबरा गई। क्या हुआ? आंखों में आंसू क्यों हैं? कोई बुरी खबर मिली क्या? किसी की याद आ गई कि बताइए ना क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही, उन्होंने संक्षिप्त उत्तर दिया। कुछ तो है, अन्यथा आंखों में आंसू, चेहरे पर उतार चढ़ाव, जैसे खुद से लड़ रहे हों। पत्नी ने उनकी अंतर्वेदना अनुभव कर ली थी। भूख 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 लगी है तो खाने की कई चीजें रखी हैं, खा लीजिए। बच्चों की तरह टिसुआ क्यों मारने लगे? पत्नी ने उनके भूख शब्द को बीच में ही लपक लिया। उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। भूख लगी नहीं है, भूख देखी है, उसका रंग देखा है। कितना बेबस हो जाता है आदमी भूख के आगे। चेतना शून्य, इतना कहकर वह शून्य में ताकने लगे, जैसे कि भूख का समाधान खोज रहे हों। आंखें फिर भर उठी थी। पर ऐसा क्या देख लिया आपने? कुछ बताओ तो, पत्नी ने फिर टोका। जब मैं नीचे उतरा, मैंने देखा वातानुकूलित बोगी से एक सज्जन उतरे और अखबार में लपेटी हुई रोटियां बाउंड्री वॉल पर रखकर पुनः बोगी में प्रवेश कर गए। कई रोटियां थीं, या तो खाने योग्य नहीं रही थीं या उनकी आवश्यकता से अधिक थीं, और गंतव्य भी आने वाला था। अतः उन्होंने रोटियां कूड़ेदान में फेंकने की अपेक्षा बाहर रखना उचित समझा, जिससे पशु पक्षी के पेट पड़े। तभी एक कुत्ता आया। उसने वह पैकेट नीचे गिराया, 2 रोटियां एक साथ मुंह में लीं और तुरंत उगल दी। शायद उसके खाने लायक नहीं थी। तभी समय से पूर्व वृद्ध हुआ आदमी सा दिखने वाला लड़का उन रोटियों पर टूट पड़ा और पल में चट कर गया। यह देखकर मेरी अंतरात्मा रो उठी है। पत्नी ने उनका हाथ अपने हाथ में लेकर दबाया और अपनी नम आंखें उनकी आंखों में डाल दी। ये दूसरी लघुकथा। तीसरी मेरी लघुकथा है निश्वास। चाल ढाल से तो मालती ही लग रही है, डील डोल भी उसी जैसा है। अगर ये मालती है तो इस तरह से एक दुराकर क्यों जा रही है? लग तो वही रही है, और इसके साथ बच्चा। हाँ, शादी हो गई होगी। आखिर जाड़े की गुनगुनी धूप में बैठी कृष्णा ने आवाज लगा दी, मालती। कुछ आगे निकल चुकी वह स्त्री पुकारे जाने पर रुक गई और परत वहीं खड़ी रही, पलटी नहीं। उन्होंने अत्यंत विनम्र स्वर में फिर पुकारा, मालती है, इधर तो आ, उधर खड़ी क्यों रह गई? वह पलटी, पास आकर नमस्कार की मुद्रा में हाथ जोड़ दिए, पर कुछ बोली नहीं। अरे तू इस तरह नजर बचाकर क्यों जा रही थी? आज कितने साल बाद दिखाई दी। क्या अभी भी नाराज है मुझसे? और यह क्या हाल बना रखा है अपना? कितना खूबसूरत गोरा चिट्टा चेहरा था तेरा, कैसी कालमासी छा गई है। कुछ कमजोर भी हो गई है, पर तेरी चाल वही है। एक हाथ लहराते हुए छोटे कदम, जल्दी जल्दी चलना। मैंने तो तेरी चाल से ही पहचाना तुझे, तभी आवाज़ दी। मालती एकदम उन्हें देखती रही, खड़ी रही, कुछ बोली नहीं। वे फिर भरे गले से बोली, मैंने कुछ ज़्यादा ही भरा भरा बोल दिया था तुझे, काम से भी निकाल दिया था। कुछ रुक कर फिर बोली, तुझ पर व्यर्थ ही शक किया मैंने, पर क्या करती। उनकी आदत ही ऐसी थी, किसी भी सुंदर औरत को देखकर उनका मन काबू में नहीं रहता था। कभी भी किसी कामवाली से बात नहीं करते थे, पर तुझसे। गहरी सांस लेकर वो फिर बोली, परंतु अब तो वह भी चले गए, अब क्या बुरी बातों को याद करना। वह अब भी चुप थी। ये बालक कौन है? तेरी शादी कब हुई? मेरा बेटा है, वह पहली बार बोली। बहुत शर्मा रहा, इतनी देर से तेरे पीछे छिपा खड़ा है। प्रसन्न होते हुए कृष्णा ने हाथ आगे बढ़ाया, इधर आ बेटे, क्या नाम है तुम्हारा? मेरे पास आओ। बच्चा नहीं आया तो मालती ने उसका हाथ पकड़कर आगे कर दिया। कृष्ण, माँ जी को नमस्ते करो, माँ जी चॉकलेट देंगी। बच्चे ने गर्दन झुकाकर कृष्णा के पैर छू लिए। कृष्णा ने बाँह पकड़
उसे रोक लिया और थोड़ी पकड़कर उसकी झुकी गर्दन ऊपर उठाई। चेहरे पर दृष्टि पड़ते ही कृष्णा का कलेजा धक से बैठ गया। हूबहू वही चेहरा, कसे हुए चेहरे व आग्नेय दृष्टि से उन्होंने मालती को देखा, जो सिर झुकाए अपराधनी सी खड़ी थी। उसकी आंसुओं से लबालब आंखें बरसने को तैयार थीं। कृष्णा का मुंह कड़वाहट से भर उठा और अपने स्वर्गीय पति के कल्याणार्थ निकली निश्वास सर्द हवा में विलीन हो गई। ये मेरी लघुकथा तीसरी रही। आशा है आपको पसंद आई होगी। आप सभी को मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। खासतौर से मीनू पांडे जी को मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा, उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। उनके जो भी गार के कार्यक्रम आ रहे हैं, तमाम तरह के नए नए दिमाग में उनकी उपज रहती है नए नए कार्यक्रम बनाने के, तो वो सभी हम लोगों के लिए ही होते हैं। उन सभी के लिए मैं उन्हें शुभकामना देता हूँ।